हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन मेडिजी प्लेटफॉर्म। और चलिए आइए आज के सेशन में बात करते हैं आरआरबी जेई एग्जामिनेशन की। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि कब एग्जामिनेशन होगा। तो देखो ज़रा, एक चीज़ मैं बता दूं कि कोई एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता कि कब एग्ज़ाम होगा, मगर हाँ, क्योंकि अभी आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आरआरबी का जो टेक्नीशियन का पेपर होना है वो अभी नहीं हुआ है, तो पहले ये एग्जामिनेशन होंगे, उसके बाद आपका आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 5 से 6 महीना आपके पास अभी है। तो अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो डेफिनेटली डेडिकेटेडली आपको आरआरबी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नोटिफिकेशन है कि हर साल आपको देखने को नहीं मिलता है। 2019 के बाद अब 2024 में ये नोटिफिकेशन आया है एंड मान सकते हैं कि 2025 के स्टार्टिंग में आपको इसका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, आप इसको ऐसे नहीं सोच सकते कि चलो भाई थोड़ा थोड़ा आरआरबी का पढ़ लेते हैं, हो सकता है मेरा पेपर निकल जाए। नहीं, अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं। अगर आप डेडिकेटेडली आरआरबी जेई की प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सो आज का ये जो सेशन है, इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने वाली हूँ जो अगर आप अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा जो है ना इफेक्टिव आउटपुट देखने को मिलने वाला है। तो अगर हम एग्जाम की बात करें, CBT 1 प्लस CBT 2 एग्जाम होगा। पहले आपका CBT 1 होने वाला है। इसमें आप 5 मंथ की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपको 5 मंथ में CBT 1 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, और इसी के साथ साथ CBT 2 का भी लगभग 60 से 70% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि CBT 1 एग्जाम को अगर आप देखोगे तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका, आपकी जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो CBT 2 एग्जाम से बनेगी। और CBT 1 एंड CBT 2 एग्जामिनेशन के बीच में अगर आप गैप की बात करोगे तो आपको ऐसा नहीं है कि 5-6 महीने का गैप मिल जाएगा तो मैम हम अभी CBT 1 पर फोकस करते हैं, देन CBT 2 उसके बाद क्रैक कर लेंगे, आराम से तैयारी भी हो जाएगी और CBT 2 भी निकल जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। CBT 2 का जो सिलेबस है अच्छा खासा सिलेबस है, पूरा टेक्निकल आपसे पूछा जाएगा। सिविल में हो तो 14-15 सब्जेक्ट है, मैकेनिकल में हो तो 10 से 12 सब्जेक्ट हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में भी पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपसे पूछा जाने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपसे पूछा जाने वाला है। तो वो 2 महीने का सिलेबस नहीं है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में CBT 1 को प्रायोरिटी देनी है, but along with CBT 1 examination you need to focus on CBT 2 examination also, so that in 5 months you can complete 100% syllabus of the CBT 1 examination and 60 to 70% of the syllabus of CBT 2 examination। तो यहाँ पर आई विल सजेस्ट कि आप अभी स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 2 से 3 मंथ्स हैं, आप इस पर्टिकुलर टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम CBT 1 में दीजिए। आप CBT 1 के सिलेबस को ज़रा एनालाइज करके देखो तो आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड बहुत बड़ा पोर्शन है जो CBT 1 में पूछा जाएगा। एंड आप सभी लोग इंजीनियर्स हो तो सबसे अच्छी बात यह है कि रीजनिंग, एप्टीट्यूड और बेसिक मैथ्स आपसे पूछी जाएगी। अगर आप देखोगे तो बड़ी सिंपल सी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आएंगे, लाइक ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ठीक है ना। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर लोगे तो बहुत बड़ा पोर्शन आप CBT 1 का तैयार कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो सेकंड वेटेज वाला पोर्शन है वो है जनरल साइंस। तो आपको जनरल साइंस पर उसके साथ ही साथ फोकस करना है। देन उसके बाद जनरल अवेयरनेस है जो आपका जस्ट 15 नंबर का पूछा जाने वाला है। तो वेटेज के हिसाब से आप पहले सब्जेक्ट्स को अलाइन करिए। एंड आई विल सजेस्ट कि स्टार्टिंग में आप जो है ना, या तो जनरल साइंस से शुरुआत कर लीजिए, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, लाइफ साइंस हो गया। इसके बाद आप रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स लगा सकते हो, या फिर अगर आप रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स पहले लगा रहे हो तो उसके जस्ट बाद आपको जनरल साइंस पर फोकस करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप 5 मंथ का प्लान बना रहे हो तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि सिर्फ CBT 1 से सिलेक्शन नहीं होने वाला। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि CBT 1 एग्जामिनेशन आपका सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है, CBT 2 एग्जाम से आपका सिलेक्शन होगा। तो अभी स्टार्टिंग में मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप CBT 1 पर दीजिए एंड 3 to 4 आवर्स डेली बेसिस पर आप CBT 2 एग्जामिनेशन का टेक्निकल कंप्लीट करना शुरू करिए, ताकि जब 5 मंथ्स आपके कंप्लीट हो तो आपका CBT 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए एंड CBT 2 का 60-70% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। इसी के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि मैंने बोला कि स्टार्टिंग में ज़्यादा CBT 1 पर फोकस करो। अब जैसे ही आपका 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप इतना सारा सिलेबस आप CBT 1 का कंप्लीट कर चुके होगे कि फिर आपको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप जो आपका टाइम है ना, वो थोड़ा सा आप जो है ना CBT 2 की तरफ ज़्यादा कर देना और CBT 1 को टाइम थोड़ा सा कम देने लगना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप 10 घंटा पढ़ रहे हो तो 6 घंटा आप CBT 1 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो और 4 घंटा CBT 2 एग्जाम को दो।
अब जैसे ही 2 से 3 महीना आपका गुजर जाएगा तो आप इस प्रोसीजर को थोड़ा सा या तो 50-50% पर लेके आ जाओगे कि 5 घंटा CBT 1, 5 घंटा CBT 2, या तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमने CBT 1 एग्जाम में जनरल साइंस हो गया, इसी के साथ साथ एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग हो गया, जो कि आराम से कवर होगा क्योंकि 1 मंथ के ही ये सारे सिलेबस है, वेरी इजिली यू कैन कवर। देन उसके बाद आपको क्या करना है, CBT 2 को 6 आवर देने लगना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हो और 4 घंटे आपको CBT 1 में देना है। इससे क्या होगा कि आप CBT 1 को भी हैम्पर नहीं करोगे, वो भी आपका प्रायोरिटी पर रहेगा इनिशियली, क्योंकि अभी आप एनर्जेटिक हो, ठीक है, अभी आप फुल्ली मोटिवेटेड हो, तो आप बहुत ही फास्टेस्ट वे में इंपॉर्टेंट पोर्शन CBT 1 का कवर कर सकते हो। उसके बाद जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी आसानी से फुलफिल हो जाएगी, दैट इज योर CBT 2 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो सबसे पहली जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, दैट शुड बी द RRB JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं जनरली ऑब्जर्व करती हूँ कि स्टूडेंट जो है ना प्रैक्टिस बुक्स को ढूंढते रहते हैं कि हम कौन सी बुक्स को परचेज करके हमें सॉल्व करना चाहिए, बट हाँ, अगर मैं RRB JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूं, अगर आपने वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो आपको एग्जैक्टली एग्जाम का आइडिया लग जाएगा कि आपसे पूछा क्या जाने वाला है। इसी के साथ साथ जब आप RRB JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको ये भी आइडिया लगेगा कि अच्छा किस चैप्टर के किस पोर्शन से ज़्यादा सवाल बनने के चांसेस हैं, क्योंकि हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल SSC JEE अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करें तो सबको पता होता है कि थर्मल इंजीनियरिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लाइक फ्लूइड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, थर्मोडायनेमिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। सिमिलरली RRB का भी अपना एक ट्रेंड है, उसी ट्रेंड को RRB भी फॉलो करता है। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि भाई कौन से सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कितने परसेंटेज आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, कितने परसेंटेज आपसे डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने परसेंटेज आपसे सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बेसिस पर देन यू कैन गो फॉर द सेकेंड ऑप्शन और वी कैन से सेकेंड बुक फॉर द प्रैक्टिस। तो आपको करना क्या है, जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो रहे हैं, चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, इमीडिएटली आप सब्जेक्ट कंप्लीशन के साथ ही साथ RRB JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ। जैसे कि अगर आपका 10 डेज आपने सपोज कर लो फिजिक्स पढ़ी है, तो फिजिक्स 10 दिन के साथ सब्जेक्ट का पूरा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपके नोट्स भी बन जाने चाहिए और साथ ही साथ RRB JEE के सारे क्वेश्चंस भी खत्म हो जाने चाहिए। जब आप ऐसे करोगे ना तो आपका सब्जेक्ट भी अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा एंड यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट कि भाई इस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन RRB JEE एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक बार आप जब ये पूरा क्लोज कर लो, कोई एक सब्जेक्ट आपने क्लोज कर लिया, उसके सारे RRB JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लग गए, देन गो फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड अलोंग विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट आप छोटे छोटे टेस्ट देते रहो। आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गए, जब मल्टीपल सब्जेक्ट आपके क्लोज हो जाए तो कंबाइन सब्जेक्ट टेस्ट हो गए, क्योंकि टेस्ट से आपको एग्जैक्टली आइडिया लगता रहेगा कि कहाँ पर आप लैक कर रहे हो, कौन कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसके क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं। उसके बेसिस पर आप अपनी रिवीजन टेक्निक्स को बना सकते हो। इसी के साथ साथ आपका जो स्टडी प्लान है उसको भी आप अपडेट कर सकते हो। देखो, जो लॉन्ग टर्म गोल है वो तो यही है कि 5 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करना है विद प्रैक्टिस विद रिवीजन, बट जो शॉर्ट टर्म गोल्स है ना वो कभी भी फिक्स नहीं हो सकते। आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर वो मंथली, वीकली चेंज होते रहते हैं। जैसा जैसा आप परफॉर्म करते जाओगे उसके बेसिस पर आपको चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहले तो RRB JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब आप RRB JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगा लोगे, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, मल्टीपल टेस्ट दे लोगे, देन यू कैन थिंक फॉर दी अनदर बुक। और अब अनदर बुक पे जाओगे तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल SSC के PYQs हो गए, ESE प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। बट ESE प्रीलिम्स के कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप RRB के क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ESE प्रीलिम्स के ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो RRB को रिजेंबल कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व कर लेने चाहिए फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर द बेटर प्रैक्टिस। ठीक है, इसी के साथ साथ एक थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी कि भटको मत। अभी मैं देख रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, बट मल्टीपल रिसोर्सेज से आपके रिजल्ट नहीं आने वाला है। अपने रिसोर्सेज को सबसे पहले फिक्स करो। कोई एक स्टूडेंट है जो 5 किताबें लगाने को तैयार है, 5 किताबों से सवाल लगाने को तैयार है, बट कोई एक दूसरा स्टूडेंट है जो एक ही किताब को 5 बार लगाने को तैयार है। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ दूसरे स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि उसका रिसोर्स फिक्स था। उस पर्टिकुलर बुक में क्वालिटी बुक होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर बुक में जितने क्वेश्चंस थे उसने उसको
रिपीटेडली सॉल्व करा है, जिससे उसकी कंसेप्ट बिल्डिंग अच्छी हो गई है और इसको एग्जैक्टली याद है कि भाई किस तरीके का क्वेश्चन आया था और हमने उसको किस तरीके से सॉल्व करा था। तो अपने रिसोर्सेज को फिक्स कर लीजिए। आपको जीएस कहाँ से पढ़नी है, आपको मैथ्स कहाँ से पढ़नी है, रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है, एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़नी है, टेक्निकल कौन से फैकल्टी का पढ़ना है। जितना ज़्यादा आप रिसोर्सेज को फिक्स कर लोगे उतना बेटर तरीके से टाइमली आप सिलेबस को कंप्लीट कर ले जाओगे। मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका बहुत टाइम जाने वाला है, ठीक है। इसी के साथ साथ रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा पोर्शन है जिसको एक बार पढ़ने से तो कम सीखा जाता है बट रेगुलर प्रैक्टिस करने से ज़्यादा सीखा जाता है। तो आप जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीटेड नहीं है तो 1 मंथ या 1.5 मंथ आप पहले सिलेबस कंप्लीशन पर फोकस करिए। बट जैसे ही एक पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए, कुछ सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएं, देन आपको टारगेट बनाना है कि डेली बेसिस पर हमें प्रैक्टिस करनी है। और छोटे छोटे क्योंकि क्वेश्चंस हैं तो आप आसानी से पहले 50 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करो। 50 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने लगो तो आप 60 क्वेश्चन पर आ जाओ, फिर 70 क्वेश्चन पर आ जाओ, फिर 80 क्वेश्चन पर आ जाओ। ऐसे बढ़ते 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 जब 2 से 3 मंथ्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको 100 क्वेश्चन का जो सेट है, डेली बेसिस पर 100 क्वेश्चन का एक सेट तो सॉल्व करना ही चाहिए, ताकि आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर पाओ। सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन से देखिए रिजल्ट आता नहीं है। सिर्फ आपने सोचा कि हम जल्दी से 2x पर क्लासेस लगा के देख लेते हैं, फैकल्टी की पीडीएफ यूज़ कर लेंगे, टेस्ट देंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे नहीं और हमारा रिजल्ट आ जाएगा, तो बेटा ये सब चीज़ों से रिजल्ट नहीं आने वाला। रिजल्ट का वही घिसा पिटा रूल है कि सिलेबस अच्छे से कवर करो, उसका प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए, एंड टेस्ट सीरीज में आपकी परफॉर्मेंस जब तक अच्छी नहीं हो जाती तब तक आपको टेस्ट देना है। अब टेस्ट सीरीज की परफॉर्मेंस कैसे अच्छी होती है, देखो आपने कोई टेस्ट दिया, इनिशियली क्या होता है, नंबर कम आते हैं, उसको मोटिवेशन डिमोटिवेशन से मत कनेक्ट करो। आप देखो कि भाई कहाँ पर गलती करी, उस गलती पर आप सुधार करो। जब आप सुधार करोगे, वापस से सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे और वो इंपॉर्टेंट वीक पॉइंट्स को ध्यान में रख के रिवाइज करोगे कि भाई टेस्ट में इस पोर्शन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, इस टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, उसके बेसिस पर आपने कंटेंट को थोड़ा सा अपडेट करा, ठीक है। तो टेस्ट एनालिसिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब आप टेस्ट दोगे और टेस्ट के मार्क्स पर फोकस ना करके आप अपनी परफॉर्मेंस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि कौन से क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, कौन से क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो। जो नहीं कर पा रहे हो उसको करने के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने की रिक्वायरमेंट है, जब आप वो सारी चीज़ें करने लगोगे तो फिर धीमे धीमे आपकी परफॉर्मेंस भी जो है ना इंप्रूव होने लगेगी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ जब आप आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो वन टाइम में आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, उनकी कोई टेंशन नहीं है, एक बार बन रहे हैं तो दोबारा भी डेफिनेटली आपसे बनने वाले हैं। बट हाँ, जो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं बनेगा आप उस क्वेश्चन को स्टार मार्क करोगे। और इसी के साथ साथ प्रैक्टिस के लिए कृपया करके पीडीएफ मत इस्तेमाल करिएगा, हार्ड कॉपी परचेज करिएगा। पेंसिल से आप वहीं पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आपको याद होंगी चीज़ें तो आप सवाल बना ले जाओगे। जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में सॉल्व नहीं हो रहा उसको स्टार बनाइए। दोबारा जब आप सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे तो आप सिर्फ वही स्टार बनाए हुए क्वेश्चंस की वापस से प्रैक्टिस करोगे जो आपके पहले टाइम में नहीं बने थे, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। हर बार ऐसा हो नहीं सकता कि हम सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करें, हमें कुछ ऐसे लिमिटेड क्वेश्चंस का रिवीजन करना पड़ेगा जिसमें हम फर्स्ट टाइम में स्टक कर गए थे। तो जब भी कभी आप एक फ्रेश किताब खरीदिए जिसमें कोई भी मार्किंग ना हो, कोई भी पेन ना चला हो, पेंसिल ना चली हो, और जीरो से स्टार्ट करिए। उसमें जो क्वेश्चन बन जाते हैं उसको एज इट इज रहने दीजिए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं उसमें स्टार बनाइए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप सेम बुक को फॉलो करोगे तो आपको पता होगा कि भाई 1000 क्वेश्चन इस किताब में थे, 1000 क्वेश्चन में 700 क्वेश्चन तो बन गए थे, 300 सवाल ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम में नहीं बने थे। तो अब हमें सिर्फ 300 सवालों की प्रैक्टिस करनी है इस किताब से, तो वहाँ से टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी और आप बेटर आउटपुट निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। होपफुली आपको हेल्प मिली होगी इन सारे पॉइंट्स से, इन सारी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन से, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए हो, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर आरआरबी जे एग्जामिनेशन। बहुत अच्छे से मेहनत करो, 10-10, 15-15 घंटे पढ़ाई करो, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अच्छे से मेहनत कर लोगे 10-15 घंटे 20 घंटे, जब तक ऐसा ना हो कि आंखें बंद हो जाएं, नींद आ ही जाए, तब तक आपको जो है ना एफर्ट डालना है, ताकि आपके एंड से कोई भी कमी ना रह जाए।
उसके बाद तो फिर रिजल्ट आना ना आना सेकेंडरी पॉइंट है। प्राइमरी पॉइंट तो यही है कि हमने कितना शिद्दत से इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश करी है। ठीक है, सो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।